हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अरुणोदय क्लासेस इस परिवार में। साथियों, आज है 4 नवंबर और आज हम चर्चा करेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों के विषय में। साथियों, जैसा कि आपको विगत में अवगत है, मैं अरुण कुमार आर्य आपको हर रोज करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय पर चर्चा करता हूं। तो साथियों, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में। तो साथियों, देर न करते हुए अब शुरू करते हैं अपना सेशन। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में गंगा नदी महोत्सव कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन है 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर या 4 नवंबर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 4 नवंबर, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गंगा उत्सव नदी महोत्सव। क्या है गंगा उत्सव नदी महोत्सव? इसके विषय में जानेंगे हम अपनी खबर पहली के रूप में। तो दोस्तों, हमारी खबर पहली है गंगा उत्सव नदी महोत्सव। चलिए जान लेंगे। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा इसका आयोजन किया गया है। किसका आयोजन किया गया है? गंगा उत्सव नदी महोत्सव का आयोजन कब किया गया है? 4 नवंबर को। कब किया गया है? 4 नवंबर को। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने संयुक्त रूप से मिलकर इसका आयोजन किया है। कहां आयोजन किया गया है? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। अच्छा, इसका आयोजन का कुछ विशेषता, क्या विशेषता है इसकी आयोजन की? तो जो गंगा उत्सव है, इसको नदी, गंगा यानी कि नदी, गंगा किसका नाम है? नदी का नाम है। तो जितनी भी हमारी नदियां हैं उसको उनके महोत्सव के रूप में बनाने का इसका मुख्य उद्देश्य है। जितनी भी हमारी नदियां हैं उनका उत्सव बनाना, उनके कायाकल्प के महत्व को बढ़ाना। नदियों के संरक्षण, नदियों के कायाकल्प के महत्व को बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में 4 नवंबर को गंगा उत्सव नदी महोत्सव का आयोजन किया गया। कहां? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली। मेजर ध्यानचंद, इसके विषय में बताइए थोड़ा सा, कौन है मेजर ध्यानचंद? मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर। हॉकी के जादूगर के रूप में किनको जानते हैं हम? मेजर ध्यानचंद को। हॉकी से संबंध रखते हैं ये। किससे संबंध रखते हैं? हॉकी से। हॉकी के जादूगर के रूप में किन्हें जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद जी को। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के रूप में, नेक्स्ट प्रश्न के रूप में। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 15वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? आपका ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल या ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है केरल। का है आंसर बेटा इसका? केरल। इसका सही आंसर है केरल। शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी। चलिए जान लेते हैं हम इसके प्रदर्शनी या सम्मेलन के विषय में, कहां आयोजित किया गया है और इसकी क्या विशेषता रही अपनी खबर 2 के रूप में। तो दोस्तों, खबर दूसरी है हमारी, हम शहरी गतिशीलता और भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी किसने आयोजित किया है? भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। किसका आयोजन? शहरी गतिशीलता और प्रदर्शनी। शहरी गतिशीलता प्रदर्शनी के पीछे क्या महत्व, क्या है इसका? तो दोस्तों, शहरी परिवहन से जुड़ी समस्याओं के समाधान और उनके विकास पर जोर देना। शहरी परिवहन से जुड़ी, शहर में लगने वाला जो जाम वगैरह है, जो परिवहन है, उसको किस तरह से सुधारा जाए, उसकी हालत में किस तरह से सुधार लाया जाए। तो परिवहन से जुड़ी जितनी भी समस्या हैं उनके समाधान और उनके विकास पर जोर देने के उद्देश्य से केरल में शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया गया। कहां किया गया आयोजन? केरल में। कहां किया गया इसका आयोजन? केरल में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे सबसे दीर्घ उम्र के मतदान करने वाले श्याम शरण नेगी कौन? श्याम शरण नेगी किस राज्य से संबंध रखते हैं? आपका ऑप्शन ए है उत्तराखंड, आपका ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, आपका ऑप्शन सी है असम या ऑप्शन डी है मेघालय। तो दोस्तों, जो श्याम शरण नेगी हैं, मैं मानता हूं कि आप सभी इनको जानते होंगे। सबसे दीर्घ उम्र के वोटर हैं, सबसे दीर्घ उम्र के
वोटर है। तो दोस्तों ये संबंध रखते हैं हिमाचल प्रदेश से। तो आपका ऑप्शन ठीक हो गया बी, हिमाचल प्रदेश। श्याम सरन जी के विषय में हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे अपनी खबर तीसरी के रूप में। तो हमारी खबर तीसरी है श्याम सरन नेगी। इन दादाजी को आप चित्र में बहुत भली भांति देख सकते हैं। ये कौन है? श्याम सरन नेगी जी हैं। ये कौन है? श्याम सरन नेगी जी हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? हिमाचल प्रदेश के। इन्होंने 34वीं बार अपना वोट डाला है। 105 साल के हैं ये। कितने वर्ष के दोस्तों? 105 वर्ष के। 105 वर्ष के हैं ये दादाजी श्याम सरन नेगी जी। कहाँ से संबंध रखते हैं ये? हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। क्या विशेषता है इनकी? मैंने बता दिया, ये सबसे दीर्घ उम्र के वोटर हैं, यानी कि 105 साल के वोटर हैं। और सबसे पहले वोट भी इन्होंने डाला था। सबसे प्रथम और सबसे दीर्घ उम्र के वोटर। 1991 के जब चुनाव हुए थे, 1951 के, तो इन्होंने सबसे पहला वोट डाला था। 1951 के चुनाव में सर्वप्रथम वोटर रहे हैं श्याम सरन नेगी। सबसे पहले वोटर, यानी कि जब भारत में पहले चुनाव हुए तो सबसे पहले वोट किन्होंने डाला? श्याम सरन नेगी जी ने डाला। तो भारत के सबसे पहले वोटर कौन है? श्याम सरन नेगी जी। किस राज्य से आते हैं? हिमाचल प्रदेश से। किस राज्य से आते हैं? हिमाचल प्रदेश से। कितने वर्ष के हैं? 105 वर्ष के। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरे प्रश्न की ओर, चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है फीफा 2022 फीफा वर्ल्ड कप, जो कि फुटबॉल से संबंधित है, आप सभी जानते होंगे। फीफा 2022 का ब्रांड एम्बेसडर आप जानते ही होंगे कि कौन होता है ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? पहला ऑप्शन है आपका खिलाड़ी अक्षय कुमार। आपका दूसरा ऑप्शन है, फुटबॉलर रहे हैं ये जॉन अब्राहम, आप जानते होंगे जॉन अब्राहम। तीसरा ऑप्शन है रणवीर सिंह का, तो आप भली भांति परिचित होंगे। ये महीने में 1-2 बार अपने नए नए वेशभूषा में ट्रेंड में छा जाते हैं। रणवीर सिंह आपका सी ऑप्शन है। और ये अपने अमिताभ बच्चन जी के सुपुत्र अभिषेक बच्चन, डी ऑप्शन है आपका अभिषेक बच्चन। तो दोस्तों जो फीफा 2022 है उसका ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है वो बनाया गया है रणवीर सिंह को। इस बार अपने और बहुत ही युवाओं के जो सबसे पसंदीदा एक्टर हैं रणवीर सिंह, तो रणवीर सिंह को फीफा 2022 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जान लेते हैं थोड़ा सा फीफा 2022 के विषय में अपनी खबर 4 के रूप में। फीफा 2022 दोस्तों इसका आयोजन किया जा रहा है इस बार कतर में। कहां? कतर में। कतर एक देश है मध्य एशिया का। यह आप देख सकते हैं कतर सऊदी अरबिया के निकट है। ये कतर, ये जो देश है ये है कतर। बहरीन, गल्फ ऑफ बहरीन, फारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ इसके निकट है। पर्शियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी, बहरीन, यहां भी बहरीन की जो खाड़ी है वो भी कतर के पास में है। ठीक है, मध्य एशिया का एक देश है कतर। फीफा 2022 का आयोजन किया जा रहा है कतर में। कतर की कैपिटल क्या है दोस्तों? कतर की कैपिटल है दोहा। क्या है कतर की कैपिटल? दोहा। ठीक है दोस्तों, कतर की राजधानी क्या है? दोहा। और कतर की करेंसी क्या है? कतर की करेंसी है कतरियन रियाल। ठीक है, कतरियन रियाल इसकी करेंसी है, कतरियन रियाल। कहाँ की? कतर की। कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। फीफा 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कतर में। अब बात करेंगे फीफा 2026 की। फीफा 2026 की साथियों आप सभी को पता होगा जो फीफा वर्ल्ड कप है इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है। प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है। तो फीफा 2026 का आयोजन किया जा रहा है मैक्सिको यूएसए में। मैक्सिको
यूएसए में, मैक्सिको यूएसए में 2026 का आयोजन किया जाएगा। फुटबॉल विश्व कप 2022 फीफा 2026 का आयोजन यूएसए में, मैक्सिको यूएसए में, और 2022 का आयोजन कहां किया जा रहा है? कतर, ठीक है, मध्य एशिया के देश है कतर। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में 41वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का शुभारंभ हुआ है। शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का शुभारंभ कहां हुआ है? आपका ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है नेपाल, सी ऑप्शन है यूएसए, या चौथा ऑप्शन है यूएई। तो दोस्तों इसका सही आंसर है यूएई। क्या आंसर है? यूएई, ठीक है। शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहां किया जा रहा है दोस्तों? यूएई में। चलिए हम जान लेते हैं थोड़ा सा इस शारजाह पुस्तक मेले के विषय में, ठीक है, क्या विशेषता रखता है, कहां किया जा रहा है। तो शारजाह अंतर्राष्ट्रीय जो पुस्तक मेला है वो यूएई के एक्सपो सेंटर में किया जा रहा है। इसका आयोजन यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। इसकी कैपिटल दोस्तों आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना। इसकी जो राजधानी है संयुक्त अरब अमीरात की यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो कैपिटल है वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। 41वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला जो है शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहां किया जा रहा है? यूएई में। जो इसकी थीम है, इस थीम को लेकर के ये आगे बढ़ रहा है मेला। देयर इज ऑलवेज अ राइट बुक्स, हमेशा एक सही पुस्तक ही होती है, पुस्तक हमेशा सही होती है। देयर इज ऑलवेज ए राइट बुक्स, है ना। तो पुस्तक हमेशा सारी सही होती हैं, बस उनको पढ़ने का नजरिया अपना अपना अलग होता है, सकारात्मक अथवा नकारात्मक, ठीक है दोस्तों। तो 41वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहां किया जा रहा है? यूएई में। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, और अगला प्रश्न ये रहा। हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? आपका ऑप्शन ए है भारत, आपका ऑप्शन बी है केन्या, आपका ऑप्शन सी है घाना, आपका ऑप्शन डी है ब्राजील। किसकी बात कर रहा है दोस्तों प्रश्न में? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। हर 2 वर्ष में रोटेशनल अध्यक्षता होती है, तो इसकी रोटेशनल अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? इसका सही ऑप्शन है सी घाना। अफ्रीकन कंट्री है घाना, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है घाना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कौन ग्रहण करेगा इस बार की? घाना। चलिए दोस्तों जान लेते हैं हम थोड़ा सा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विषय में अपनी खबर 6 के रूप में। दोस्तों ये आप जो देखते हैं ना खबर 6, मैं आपको बता रहा हूं अभी आने वाले कुछ ही दिनों में जो मेरे करंट अफेयर सेशन का टाइटल रहेगा वो रहेगा 10 खबर 20 मिनट। 10 खबर 20 मिनट, समय के अनुरूप हम समय को बढ़ाएंगे आगे प्रश्नों की महत्ता को देखते हुए, लेकिन अभी मैं 8 खबर ही आपको दे रहा हूं। अभी मैं आपको कितनी खबर दे रहा हूं? 8 खबर 8 प्रश्नों के रूप में। अब जब मैं एक खबर के विषय में जब चर्चा करता हूं ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि इसमें मैं आपको क्वेश्चन से अलग थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी देता हूं। तो हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विषय में, यानी कि यूएनएससी। हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन के विषय में। क्या है यूनाइटेड नेशन? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको आप यूएनओ भी बोल सकते हैं ना, यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी दोस्तों? 24 अक्टूबर 1945 को। इसी के लिए हम 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं हम दोस्तों? 24 अक्टूबर को। क्लियर हुआ आपको? तो संयुक्त राष्ट्र का ही एक अंग है, संयुक्त राष्ट्र का ही एक अंग है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है? संयुक्त राष्ट्र का ही एक अंग है, ठीक है। बल्कि आप इसको कह सकते हो इसकी एक कार्यपालिका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है, संयुक्त राष्ट्र की एक कार्यपालिका है। इसमें 15 सदस्य होते हैं दोस्तों। कितने सदस्य होते हैं?
15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्यीय एक कार्यपालिका है संयुक्त राष्ट्र की। कौन? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। 15 सदस्यों में इसके 5 सदस्य स्थायी होते हैं, 5 सदस्य इसके स्थायी होते हैं और 10 सदस्य इसके अस्थायी होते हैं। 5 सदस्य इसके स्थायी होते हैं, किसके? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। और 10 सदस्य बेटा इसके अस्थायी होते हैं। 10 सदस्य दोस्तों इसके अस्थायी होते हैं। जो इसके अस्थायी सदस्य होते हैं ना 10, जो इसके 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, इनका प्रत्येक 2 वर्ष में रोटेशनल क्रम में चुनाव होता है। इनका प्रत्येक 2 वर्ष में रोटेशनल क्रम में चुनाव होता है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो कि एक अंग है, जो कि एक कार्यपालिका है संयुक्त राष्ट्र की, ठीक है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। तो अब इसके दो अध्यक्षता का भी रोटेशनल क्रम है, तो इसकी जो अध्यक्षता रोटेशनल क्रम में करेगा वो कौन सा देश करेगा? घाना करेगा। जो इसके 5 स्थायी सदस्य हैं, कभी कभी इनके विषय में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। तो दोस्तों 5 जो इसके स्थायी सदस्य हैं, इनकी एक छोटी सी ट्रिक है, रूस का ब्रीफकेस। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो, रूस का ब्रीफकेस, रूस का फेस, रूस का फेस, FACE, रूस का फेस। पहला सदस्य स्थायी सदस्य कौन हो गया? रूस। पहला स्थायी सदस्य कौन है बेटा? रूस। दूसरा है F फॉर फ्रांस, दूसरा है F फॉर फ्रांस, ठीक है। तीसरा है A फॉर अमेरिका, तीसरा है A फॉर अमेरिका, ठीक है। चौथा है C फॉर चाइना, चौथा है C फॉर चाइना, ठीक है। और पांचवा जो स्थायी सदस्य देश है वो E फॉर है इंग्लैंड, E फॉर है दोस्तों इंग्लैंड। तो इसके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्यों में मैंने बता दी ट्रिक है, रूस का फेस, रूस ये लिख लिया, FACE, F फॉर फ्रांस, A फॉर अमेरिका, C फॉर चाइना एंड E फॉर इंग्लैंड। दोस्तों चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देख लेते हैं एक मिनट थोड़ा सा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने विश्व का शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है? विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है। पहला ऑप्शन है इसरो, दूसरा ऑप्शन है नासा, तीसरा ऑप्शन है CNC है और चौथा ऑप्शन है डी यानी कि स्पेसएक्स। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो मित्रों क्या है? स्पेसएक्स। कौन सा है इसका सही उत्तर? डी, स्पेसएक्स। जान लेंगे थोड़ा सा स्पेसएक्स के विषय में और शक्तिशाली रॉकेट के विषय में। उससे पहले सबसे पहले जान लो इसरो क्या है? भारत की अंतरिक्ष एजेंसी। क्या है? भारत की अंतरिक्ष एजेंसी। क्या? इसरो। इसरो के अध्यक्ष कौन है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इसरो के अध्यक्ष कौन है? कमेंट सेक्शन में बताइए। नासा, नासा कहां की अंतरिक्ष एजेंसी है? USA यानी कि अमेरिका की। नासा कहां की अंतरिक्ष एजेंसी है? अमेरिका की। आपका सी ऑप्शन है CNCA। CNCA जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो दोस्तों कहां की है? चीन की। कहां की है? चीन की। अब हम जानेंगे स्पेसएक्स के विषय में। क्या है स्पेसएक्स और शक्तिशाली रॉकेट किसने कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है, कौन सी संस्था ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों जो स्पेसएक्स है वो 27 मर्लिन इंजन वाला एक रॉकेट है। 27 मर्लिन इंजन वाला रॉकेट है। फाल्कन हैवी रॉकेट के नाम से इसको जानते हैं। स्पेसएक्स तो एक कंपनी, एक स्पेसएक्स क्या है? एक संस्था है। स्पेसएक्स क्या है? एक संस्था है। इसने इस रॉकेट को लॉन्च किया है। इसने इस रॉकेट को लॉन्च किया। इस रॉकेट का जो नाम है वो है दोस्तों फाल्कन हैवी। क्या नाम है? फाल्कन हैवी। दोस्तों क्या नाम है इस रॉकेट का? फाल्कन हैवी। इसे किसने लॉन्च किया है? इसे किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है स्पेसएक्स ने। स्पेसएक्स एक कंपनी है। स्पेसएक्स एक कंपनी है।
किसकी कंपनी है? एलन मस्क जी की। आप एलन मस्क जी को बहुत अच्छी से जानते होंगे। किसकी कंपनी है? एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, जिसने विश्व का सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्च किया है, फाल्कन हैवी। शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है। कौन सा? फाल्कन हैवी। ठीक है दोस्तों, 27 मर्लिन इंजन वाला, 63.8 टन वजनी, 63.8 टन वजनी 27 मर्लिन इंजन वाला एक रॉकेट है, सबसे शक्तिशाली रॉकेट। किसकी कंपनी, कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स। कौन सी कंपनी? स्पेस एक्स। और ये कंपनी है एलन मस्क जी की। एलन मस्क को आप अच्छी तरह जानते होंगे। अभी इनसे पूर्व ट्विटर की कमान संभाल रहे थे हमारे पराग अग्रवाल, जो हमारे भारतीय मूल के हैं। पराग अग्रवाल जी ट्विटर के अभी तक सीईओ थे, लेकिन एलन मस्क जी आए, उन्होंने बोला राजा जी अब आप हट जाइए और इस एलन जो ट्विटर है इसका कार्यभार हम संभालेंगे। तो ट्विटर के कार्यभार सीईओ के रूप में किसने संभाला है? एलन मस्क जी ने। एलन मस्क ने, विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हैं, अथाह पैसा है, पैसा पैसा हाय रे पैसा। तो जो सबसे धनी व्यक्ति हैं वो कौन है? एलन मस्क। कौन है? एलन मस्क। आते ही इन्होंने एक बड़ा काम कर दिया। क्या काम कर दिया? अभी आप ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसमें आप ब्लू टिक के चक्कर में पड़े होते हो कि बस किसी तरह मुझे ब्लू टिक मिल जाए और मैं प्रोफेशनल हो जाऊं। ब्लू टिक मिल गया, समझ लो हम प्रोफेशनल हो गए, हम प्रोफेशनल एक उपभोगकर्ता हो गए। ठीक है, इन सोशल मीडिया के। तो आते ही इन्होंने बोला कि बेटा ब्लू टिक तो तुमको ऐसे नहीं देंगे हम, उसका कुछ चार्ज लिया जाएगा। तो लगभग भारतीय रुपए में अगर कन्वर्ट करें तो लगभग 650 के रुपए के आसपास उसको पर मंथली पे करना पड़ेगा आपको ब्लू टिक के लिए। अगर आप ट्विटर का ब्लू टिक लेना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको पर मंथ लगभग के 650 रुपए पे करना पड़ेगा और आप इस ट्विटर का ब्लू टिक ले सकते हैं। आप ये देख सकते हो छोटा सा ब्लू टिक जो है। ठीक है, तो एलन मस्क जी ने क्या कर दिया? आते ही ट्विटर का ब्लू टिक की जो आपकी राशि है महीने की, जो चार्ज है उसका, वो लेना शुरू कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा ये ध्यान लीजिए, फाल्कन हैवी रॉकेट है। कौन सा रॉकेट है? फाल्कन हैवी। विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट, विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है फाल्कन हैवी। किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने। किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने। ठीक है, और ये किसकी कंपनी है? एलन मस्क जी की। ठीक, क्लियर हुआ क्लियर। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन विश्व के नंबर 1 T20 खिलाड़ी या बल्लेबाज बने हैं? आपका ऑप्शन ए है विराट कोहली, आपका ऑप्शन बी है मोहम्मद रिजवान, आपका ऑप्शन सी है सूर्य कुमार यादव, या आपका ऑप्शन डी है रोहित शर्मा। जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते होंगे वो तो भली बात इसको जान गए होंगे, है ना। तो नंबर 1 T20 खिलाड़ी बने हैं, विश्व के नंबर 1 T20 खिलाड़ी बने हैं। वो कौन बने हैं? यादव जी। कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव। कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव। वर्ल्ड के नंबर 1 T20 खिलाड़ी कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव जी। चलिए हम जान लेंगे थोड़ा सा सूर्य कुमार यादव के विषय में। सूर्य कुमार यादव के विषय में जान लेंगे। कुल 37 मैच खेले हैं, कुल 37 मैच इन्होंने खेले हैं अब तक। T20 कितने मैच खेले हैं? कुल मैच 37 खेले हैं, कुल 37 मैच खेले हैं। कितने मैच? कुल मैच 37। शतक कितने मारे इन्होंने? जो सेंचुरी मारी है वो 1 सेंचुरी। 50 जो मारी है, कितनी 50? अर्ध सेंचुरी यानी कि अर्ध शतक वो मारे हैं लगभग के 11 अर्ध शतक। एक शतक के साथ में सबसे नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं सूर्य कुमार यादव। T20 के नंबर 1 के खिलाड़ी बन गए हैं कौन? सूर्य कुमार यादव। आपका जो रिजवान है, अब तक कौन थे? रिजवान थे, पाकिस्तानी प्लेयर हैं रिजवान। तो रिजवान थे अब तक के T20 के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी। ठीक है, T20 के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी। T20 के नंबर 1 बल्लेबाज कौन थे? ये मोहम्मद रिजवान। ठीक है, और अब बन गए हैं कौन? सूर्य कुमार यादव। कौन बन गए हैं? सूर्य कुमार यादव, T20 के सबसे नंबर 1 बल्लेबाज।
अच्छा मुझे बताइए रोहित शर्मा कौन है फिर? रोहित शर्मा है T20 में सर्वाधिक रन लेने वाले खिलाड़ी, रन बनाने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा है। विराट कोहली, मेरा थोड़ा सा दिमाग ऐसे हो रहा है ना, तो सबसे अधिक रन बनाने वाली जो खिलाड़ी हैं वो कौन? क्योंकि खिलाड़ी के विषय में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता, इस वजह से मैं खिलाड़ी के विषय में थोड़ा सा कंफ्यूज रहता हूं। तो विराट कोहली कौन है? T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी। विराट कोहली कौन है? T20 में सर्वाधिक रन किसके हैं? विराट कोहली के। सर्वाधिक रन किसके हैं? विराट कोहली के। सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली। T20 से याद आया दोस्तों, अभी रिसेंटली हाल ही में T20 महिला जो एशिया कप है ना, T20 का महिला एशिया कप, वो भी किसने जीता है? हमारे भारत ने जीता है। T20 महिला एशिया कप, T20 महिला एशिया कप किसने जीता है? भारत ने जीता है। T20 महिला एशिया कप किसने जीता है? वो भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत विजयी रहा है। कौन? T20 महिला कप में कौन विजयी रहा है? भारत। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज की हमारी करंट अफेयर की श्रृंखला समाप्त होती है। साथियों इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और मुझे आशा और विश्वास है आप मेरी श्रृंखला को, आप मेरे इस चैनल को प्यार देंगे। प्यार मैं आपसे जो अपेक्षा कर रहा हूं वो चैनल को सब्सक्राइब करने के विषय में अपेक्षा कर रहा हूं। दोस्तों नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली जो हर रोज की मेरी करंट अफेयर की वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको सहज समय मिलती रहे। दोस्तों इसके साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।